हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो में दक्षिण भारत की एक झलक नामक यात्रा वृत्तांत पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं आचार्य विनय मोहन शर्मा जी। तो सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय को जानेंगे। आचार्य विनय मोहन शर्मा का जन्म 19 दिसंबर सन 1905 ईस्वी में करकबेल, मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर जिले में हुआ। इनका मूल नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी वीरात्मा था। इन्होंने एमए, पीएचडी, एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने पत्रकारिता से साहित्य जगत में प्रवेश किया। कर्मवीर के सहायक संपादक रहे। सन 1940 ईस्वी से शिक्षा जगत में विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने अध्यापन किया। आप नागपुर, जबलपुर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर और विभागाध्यक्ष के पद पर विराजित रहे। सन 1970 ईस्वी से सन 1973 ईस्वी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत भोपाल विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे और 5 अगस्त सन 1993 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। हिंदी साहित्य जगत के निबंधकार, समीक्षक एवं शोधकर्ता के रूप में आपका विशिष्ट स्थान है। स्टूडेंट्स, ये भारत के दक्षिण प्रदेश निचले हिस्से में, जो दक्षिण प्रदेश लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण भारत कहलाता है। इस दक्षिण भारत क्षेत्र में 5 भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी का क्षेत्रफल है, जो भारत के 19% क्षेत्र, भारत के दक्षिणी भाग को दक्षिण भारत भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दक्षिण का हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र है। यह भी हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र। विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित दक्षिण भारत की एक झलक एक रोचक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने दक्षिण भारत के सुरम्य स्थानों, रीति रिवाजों और दृश्यों का रोचक वर्णन करते हुए वहाँ की संस्कृति की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। यह वर्णन आज से बहुत पूर्व का है, किंतु राष्ट्रीय भावात्मक एकता के भाव का पोषण करने में यह यात्रा वर्णन आज भी हमारे लिए सूचनाप्रद और रोचक है। सन 1953 में प्रथम बार मुझे अर्थात लेखक को त्रावणकोर जाते समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की एक झलक देखने को मिली। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है, रात भर मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती है और सवेरे बेजवाड़ा पहुंचती है, जो आंध्र का एक प्रमुख नगर है। यहीं से लेखक को ऐसा लगा कि मानो किसी नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है। समुद्र की लहरों को छू छू कर वायु बहने लगती है और हृदय में एक अजीब उल्लास हिलोरे लेने लगता है। कृष्णा नदी के भी यहाँ दर्शन होते हैं, जिसकी धार्मिक पवित्रता विश्रुत है। आंध्र की स्त्रियाँ खुली साड़ी धारण करती हैं। पुरुष भी लुंगी नहीं पहनता, उत्तरवासी की तरह धोती ही पहनता है। पीछे लॉग का छोर झंडी की तरह लहराता दिखाई देता है। वर्ण प्राय गौर होता है।
वर्ण प्राय गौर होता है, गोरे होते हैं। लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं जिसमें लगभग 70% शब्द संस्कृत के होते हैं। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण का बड़ा प्रचार है। मेरे एक सहयात्री ने प्रातः उठते ही उसका पाठ प्रारंभ कर दिया। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि 18वीं शताब्दी में होने वाले वहाँ के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण किया है और उनके ऋण को अपनी कृति में स्वीकार किया है। प्रातः लोग चाय की बजाय कॉफ़ी की अधिक मांग करते हैं और साथ में भाप से बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं। स्त्रियों में फूलों का अधिक चाव है। फूल लगाना, बालों में फूल लगाना अधिक पसंद करती हैं। प्राय इनके केश उनकी मालाओं से, गजरों से सुरभित होने लगते हैं। स्टेशनों पर वेणी माला खूब बिकती है। सामान्यतः स्त्री का प्रसाधन श्रृंगार काल संध्या है, पर यहाँ प्रातः से ही केश सज्जा का उपक्रम होने लगता है। आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त धान की उपज अधिक होती है। कुओं में पानी इतना ऊंचा होता है कि किसान उनमें उतरकर पानी भर लेता है। आंध्र में स्त्री पुरुषों में भावुकता अधिक पाई जाती है। तमिलनाडु के निवासियों को अपना नाडु यानी कि प्रदेश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति सर्वोपरि जान पड़ती है। फिर भी वह समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने को ढालने में कभी नहीं पिछड़ता। अपनी बात को बड़ी चतुराई के साथ साध लेता है। हाँ, तो हमारी गाड़ी दोपहर, यानी लेखक की गाड़ी दोपहर भर आंध्र पर की सीमा में दौड़ती रही। गुडूर के निकट तमिलनाडु में उसका प्रवेश हुआ। यह भाग तमिल भाषा भाषी है। यहाँ पुरुषों की पोशाक में लुंगी कुर्ता और आज की बुशर्ट के दर्शन होते हैं और रंग में श्यामलता बढ़ने लगती है। स्त्रियों की वेशभूषा में विशेष अंतर नहीं है, पर उन्हें हरा रंग खूब भाता है। उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनाता है तो उसकी खिड़की दरवाज़ों को हरे रंग से रंगना नहीं भूलता। उसकी आंखें हरियाली देखने की लोभी हैं। यही कारण है कि उसकी गृहिणी हरा परिधान धारण करती है। हरे रंग के बाद लाल रंग को महत्व दिया जाता है। तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं है। केले के पत्ते पर भात का ढेर, रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी, मोर, तक्र परोसा जाता है। तक्र यानी मठा परोसा जाता है और खाने वाला बड़ी शीघ्रता से भात में सब कुछ सानकर उसके लंबे लंबे पिंड बनाकर गटकता जाता है। स्टेशनों के आहार गृहों में भी धरती पर केला पत्रों को बिछाकर पंक्ति की पंक्ति भोजन करने बैठ जाती है। अय्यर यानी कि ब्राह्मण निरामिष भोजी होता है। निरामिष भोजी होता है अर्थात शाकाहारी होता है। और ब्राह्मणेतर को आमिष से परहेज नहीं है, और जो ब्राह्मण नहीं है वो लोग मांसाहारी होते हैं। पर उसका भी मुख्य आहार भात ही है। भात की इडली, छोले के समान डोसा और उपमा चटनी और दही के साथ बड़े प्रेम से खाए जाते हैं। सुदूर दक्षिण में उत्तर भारत के समान तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें नहीं हैं। बड़े बड़े नगरों में उत्तर भारत के 1-2 हलवाई थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं। चटपटी, खारी, खट्टी चीज़ें दक्षिण भारतीयों को बहुत प्रिय हैं। घी की अपेक्षा नारियल के तेल का इस्तेमाल अधिक होता है, परंतु वहाँ के होटलों में एक बात यह देखी गई है कि जब वे भात पर घी डालते हैं तो वह शुद्ध ही होता है।
होटल वालों की यह ईमानदारी प्रशंसनीय है। मैंने मद्रास, मदुरा, त्रिचनापल्ली, रामेश्वरम आदि स्थानों के होटलों में भोजन किया और मुझे हर जगह शुद्ध ताजे घी का स्वाद मिला। दूध के संबंध में भी यहाँ के दुकानदार बड़े स्पष्टवादी हैं। दक्षिण के स्टेशनों पर आपकी आंखों के सामने की पाल में वल्लम यानी दूध में पानी मिलाकर देंगे और कहेंगे शुद्ध दूध हम नहीं बेचते, हम कॉफ़ी का दूध रखते हैं। इस व्यावसायिक ईमानदारी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। यानी लेखक को वहाँ की ईमानदारी बहुत भाई। तमिलनाडु को लांघकर जब मैंने केरल में प्रवेश किया तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने लगा। केरल की चप्पा ज़मीन आबाद है, हरी भरी है। इसलिए आबादी इतनी घनी है कि वहाँ पैदा होने वाले लोगों को 2-2, 3-3 फसलें भी काफ़ी नहीं हैं। गरीब जंगल से एक कंद को उखाड़ लाते हैं और उसे भून कर उबाल कर खाते हैं। उनके साथ मछली मिला लेने से पूरा आहार हो जाता है। केरल का आहार भी आंध्र और तमिल प्रांतों के सदृश है, के समान ही है। नारियल का देश होने से लोग उसका विभिन्न रूप से उपयोग करते हैं, उसका पानी भी पीते हैं। गर्मी के दिनों में जगह जगह यह पानी बिकता है, इससे गर्मी शांत होती है। उत्तर केरल के ग्रामों में भी एक बार जाने का अवसर आया। वहाँ भोजन के अंत में जीरे से उबला हुआ कुनकुना पानी पीने के काम लाया जाता है। उत्तर भारत में जो भोजन पचाने के लिए जीरे नमक का पानी हांडी में भरकर दुकानों और ठेलों पर गली गली बिकता है, पर वहाँ जीरा पानी घरू आहार का एक अंग है। त्रावणकोर यानी केरल में प्रवेश करते ही स्त्रियों की पोशाक के रंग में अंतर दिखाई देने लगता है। यहाँ वे महाश्वेता की छवि धारण किए कर लेती हैं। उन्हें तमिलनाडु स्त्री के समान हरा लाल रंग पसंद नहीं, वे उजले रंग के वस्त्र पहनती हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि इस लेख में पोशाक आदि की चर्चा नगर और ग्राम के सामूहिक जीवन को लक्ष्य करके की जा रही है, अर्थात सभी के अधिक से अधिक लोगों को देखते हुए यह बात बताई जा रही है। आज महाराष्ट्र, तमिल और केरल राज्यों को ही नहीं, समस्त देश की शहरी स्त्रियों की वेशभूषा प्राय समान होती जा रही है। यह हिंदी चित्रपटों का प्रभाव है, चित्रपटों का यानी फिल्मों का प्रभाव है। आधुनिक महाराष्ट्र की नारी स्वच्छ साड़ी पहनना पसंद करती है। तमिल और केरल की नारी भी उसी तरह साड़ी पहनती है, जिसका एक छोर दक्षिण कंधे से होता हुआ पीछे एड़ी से छूता हुआ झूलता है। उसका सिर सदा खुला रहने का रिवाज है। धीरे धीरे उत्तर के घरों में भी बढ़ रहा है। वेशभूषा में नारी भारतीय एकता का प्रतीक बनती जा रही है। त्रावणकोर, कोचीन में शिक्षा का प्रसार अधिक होने से जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ गया है। गरीबों के घर भी, जो अधिकतर नारियल और विभिन्न अवयवों से बने हैं, बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं। प्रत्येक छोटे से घर के आंगन में 10-5 नारियल, 2-4 केले, कटहल के पेड़ अवश्य दिखाई देंगे। उत्तर के गांव जहां चारों ओर पुरुष से घिरे रहते हैं, वहां केरल के गांव गली गली स्वच्छ झलकते हैं। वहाँ अधिकांश ग्राम बिजली से जगमगाते हैं। पोस्ट ऑफिस, छोटा सा दवाखाना और स्कूल से बिना तो गांव बसते ही नहीं। 2-4 गांवों के मध्य एक हाई स्कूल, 20-25 गांवों के बीच एक कॉलेज वहाँ होता है।
वहाँ हिंदी का इतना अधिक प्रचार है कि गांव-गांव में उसे बोलने समझने वाले स्त्री पुरुष मिल जाते हैं। केरल में तो शिक्षित परिवारों में जहाँ कन्या को संगीत और चित्रकारी व नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है, वहाँ अब हिंदी भी पढ़ाई जाती। बिना हिंदी सीखे वह सुसंस्कृत नहीं समझी जाती। विवाह के समय पिता अपने भावी दामाद या भावी समधी से कहता है कि संगीत चित्रकला के अलावा मेरी लड़की हिंदी भी जानती है। त्रावणकोर विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष इंटरमीडिएट में लगभग 6000 लड़के लड़कियां हिंदी लेकर परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा के लिए हिंदी कई वर्षों से अनिवार्य बनी हुई है। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की यात्रा बड़ी रोचक थी। त्रिवेंद्रम के बाज़ारों में आपको बहुत से स्त्री पुरुष नंगे पैर चलते दिखाई देंगे। इसका कारण यहाँ प्रायः 12 महीने बूंदाबांदी होती रहती है, जिससे कीचड़ से बचने के लिए प्राकृतिक ढंग से ही नंगे पांव चलते हैं। इसी कारण विश्वविद्यालय के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले लेखक ने समुद्र दर्शन की इच्छा की। समुद्र दर्शन किए। प्राध्यापक चंद्रहासन वेलायुधन के साथ हम हवाई अड्डे को छूते हुए समुद्र तट पर गए। वहाँ समुद्र बड़ा उग्र है, खूब आवाज़ करता है। सामने दूर की लहरें छोटी मोटी किश्तियों के समान हिलती डुलती चली आ रही, एक बार एक ऊपर उठती जा रही। पहाड़ सा बना रही। एक ही समय न जाने कितने पर्वत बनते हैं और मिटते हैं। लहरें दौड़ती हुई चली आती हैं, हमारे पैरों को छू कर न जाने कितनी दूर पीछे चली जाती। हम उनमें घिर गए हैं। वे हमें बहाना चाहती हैं, पैर जमीन से उखाड़ना चाहती हैं। हम प्रयत्न कर उन्हें जमाए हुए हैं। बस क्षण भर ही में लहरें हमें छोड़कर भाग गईं। हमारे गीले पैर पानी से दूर हो गए। लगता है लहरें अब नहीं आएंगी, पर कुछ ही क्षणों में फिर टकराकर झोंका आया और हमारे पैरों पर बिखरकर हमें पुनः घेर कर पीछे और फिर तेजी से आगे दौड़ गया। हम लहरें लेने में अभ्यस्त हो गए। पैर जमे रहते हैं, लहरें आती हैं जाती हैं। अब भय नहीं लगता, आनंद आता है। कुछ फासले पर मछुआरे अपनी नौका लहरों में डाल रहे हैं। वह देखो, 2 मछुआरों ने अपनी किश्ती लहरों में फेंक दी। वे भयंकर समुद्र में जाना चाहते हैं। लहरें किश्ती को बार बार ऊपर नीचे कर रही हैं। लगता है लो अब डूबे कि कब डूबे। बड़े संघर्ष के बाद मछुआरे समुद्र की सतह पर पुनः नौका खेते दिखाई देते हैं। प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। सामने बहुत से मछुआरों की नावें समुद्र में तैर रही। समुद्र जब कुंपित होता है तब न जाने कितने मछुआरों की वजह समाधि बन जाता है। यूँ जब प्रातःकाल मछुआरा घर से निकलता है, वह शाम को वापस लौटने की शपथ नहीं ले सकता। वह समुद्र के गर्भ में नियति की लहरों से खेलता है, जो उसके सिर पर मौत बनकर नाचती रहती है। लेखक का कहना है कि वहाँ के लोगों को कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब वो जीविकोपार्जन कर पाते हैं। वे सवेरे घर से निकलते हैं तो शाम को लौटेंगे कि नहीं, इस बात की कसम नहीं खा सकते और विश्वास नहीं दिला सकते। अर्थात उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। समुद्र दर्शन के पश्चात हम लोग उस अजायब घर में गए जहाँ समुद्र की तरह तरह की मछलियाँ, सर्प, केकड़े आदि प्राणियों को रक्षित रखा गया। कहा जाता है कि भारत में यह मत्स्य संग्रहालय अपने ढंग का एक ही है। यहाँ से हम अनंत शयनम का मंदिर देखने गए।
अनंत शयनम का मंदिर देखने गए। मंदिर में सिला हुआ वस्त्र या जूता पहनकर जाना निषिद्ध है। महिलाओं की साड़ी सिला हुआ वस्त्र न होने के कारण वे मंदिर में प्रवेश पा सकती हैं। मंदिर में मूर्ति की विशालता दर्शनीय थी। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक लगातार बस्ती होने से ऐसा जान पड़ता मानो त्रिवेंद्रम ही 50 मील तक चला गया हो। इतनी घनी आबादी भारत के किसी भाग में नहीं है। मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाने से हम एक निकटवर्ती कुएं पर गए, जहां तमिल स्त्रियां ताड़ की बनी हुई बाल्टी से पानी खींच रही थीं। उन्होंने हमें प्यासा अनुमान कर स्वयं पानी पिलाया। उन्हें हम अजनबियों को देखकर कुतूहल आश्चर्य हुआ और हमें उनके नीचे तक लटके फटे कानों में सोने के कर्णफूल देखकर आश्चर्य होता था। ऐसा जान पड़ता था कि कान अब अधिक भार नहीं सह सकेंगे, फट ही पड़ेंगे। लेकिन मामूली स्त्रियां सोने के आभूषण पहनती हैं। संभ्रांत परिवार की स्त्रियां हीरे मोती जवाहरात को काम में लाती हैं। सोना उनके लिए हल्की धातु है। हम सूरज डूबने से पहले कन्याकुमारी पहुंच गए। समुद्र तीर पर भव्य दृश्य देखकर आनंदित हो गए। 3 समुद्रों का मिलन हमारे सम्मुख हिंद महासागर, दाईं ओर अरब, बाईं ओर बंगाल की खाड़ी का जल उछल उछल कर तरंगित हो रहा था। बहुत से नर नारी समुद्र में सूर्यास्त देखने के लिए उत्सुक थे, पर बादल सूर्य को रह रहकर ढक लेते थे। संसार में यही स्थान जहाँ सूर्य समुद्र में डूबता है और समुद्र से ही उगता है। हम सूर्यास्त तक का दृश्य देखने के लिए अस्त दिशा की ओर आंखें गड़ाए रहे, पर बादलों ने सूर्य को अपने आंचल से मुक्त न किया। धीरे धीरे आकाश में चंद्र की रेखा चमकने लगी। बादल सूर्य को डुबोकर ही हटे। निराश होकर लौटकर कन्याकुमारी के मंदिर में पार्वती के दर्शन किए। यहाँ भी उघारे बदन जाना पड़ता है। यहाँ की पार्वती के संबंध में एक कथा है। जब इनका शिव से परिणय होने वाला था, यानी विवाह होने वाला था, शिवजी की बारात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। कुमारी पार्वती उनकी खोज में चली गई, पर उनका पता नहीं चला। सवेरा होने से ज्ञात हुआ कि शिवजी सुचिंद्रम तक आ गए हैं, पर विवाह मुहूर्त रात ही में था। अतः पार्वती जी को उदास होकर अपने निवास स्थान जाना पड़ा और तभी से वे कन्याकुमारी कहलाकर इस मंदिर में वास करती हैं। मंदिर समुद्र के किनारे है, जहाँ समुद्र की शोभा अवर्ण्य है, यानी समुद्र की सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते, इतना अधिक सुंदर है। रात को दूर से आते हुए जहाज़ों पर प्रकाश समुद्र पर तैरता हुआ दीपक सा जान पड़ता है। कन्याकुमारी से लौटते हुए हमने सुचिंद्रम के भव्य मंदिर के दर्शन किए। इसका गोपुरम यानी मुख्य द्वार काफ़ी ऊंचा है। भीतर वाले पत्थर की विशाल हनुमान की मूर्ति यह मुख्यतः शिव मंदिर है। शिव का सजीव नांदिया भी दर्शनीय है। मंदिर के प्रस्तर स्तंभ की यह विशेषता है कि उसे हाथ से ठोकने पर धीमी सुरीली आवाज़ निकलती है। सारे गामा आदि। त्रिवेंद्रम जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, रात को लौट आए। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच की भूमि सुपारी, काजू, केला, नारियल, धान आदि से उर्वरा है। ये सभी चीज़ें वहाँ होती हैं। समय कम होने से मलयालम के कई साहित्यकारों से भेंट नहीं हो पाई, पर यह जानकर हर्ष हुआ कि मलयालम भाषा में तुलसीकृत रामायण का अनुवाद हो चुका है। मलयालम साहित्य में प्रगतिवाद की भी लहर है। दूसरे दिन विश्राम कर रात को मदुरा रवाना हो गए। मीनाक्षी मंदिर
विशेष प्रसिद्ध है। वह बहुत विस्तीर्ण है, जो कई गोपुरम से घिरा हुआ है। गोपुरम ऊंचा गुंबद के समान द्वार है, जिसमें अनेक मूर्तियों में पौराणिक गाथाएं अंकित हैं। मंदिर के प्रत्येक खंभे पर हाथी के ऊपर सवार सिंह दिखलाया गया है। ये बड़ी सजीव मूर्तियां हैं। ये 1000 खम्भों वाला हॉल है, जहाँ हजारों नर नारी प्रसाद पा सकते हैं। मंदिरों में कुल दक्षिणायत्य संतों की प्रतिमाएं हैं, जो संख्या में कदाचित 63 हैं। मंदिरों में इनकी वाणियों का अध्ययन मनन होता रहता है। शाम को मदुरा में हिंदी प्रचार सभा में एक स्थानीय साहित्यिक गोष्ठी भी हुई, जिसमें तमिल साहित्य के विद्वानों ने भी भाग लिया। ज्ञात हुआ तमिल के कवि कम्बन की तुलना तुलसी के काव्य के समान हो सकती है। मतलब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, ठीक इसी तरह तमिल के कवि कम्बन ने भी रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा है। वहाँ से रामेश्वरम धनुषकोटी भी गए। धनुषकोटी से लंका थोड़े ही फासले पर रह जाती है। आगिनवोट आती जाती है। यहाँ तीर्थयात्री समुद्र की लहरों में स्नान करते हैं। रामेश्वरम में विशाल मंदिर है। कई तीर्थकूप है, जिनका पानी मीठा है। यहाँ हिंदी जानने वालों की कमी नहीं है। एक होटल के स्वामी तो धड़ाके के साथ हिंदी बोलते थे। वे कई भाषाओं को जानकार मालूम हुए। तिरुचिरापल्ली के निकट ही श्रीरंगम का मंदिर दर्शनीय है। वह कावेरी नदी के द्वीप में बना हुआ है। तिरुचिरापल्ली में सहस्त्रों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊंचाई पर एक विशालकाय मंदिर है। यहाँ से नगर और नदी का दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ धरती शस्य श्यामला है, यानी बड़ी उपजाऊ धरती है और हरी भरी है, समृद्ध है। धान की साल में 3-3 फसलें होती हैं। यह तमिलनाडु का प्रमुख नगर है। यहाँ चर्चा में लोगों ने कहा, तमिल साहित्य बहुत प्राचीन है। संस्कृत के संपर्क में आने से इसमें संस्कृत शब्द आ गए हैं। इन्हीं तमिल का जो व्याकरण ईसा की 4 शताब्दी पूर्व लिखा गया था, आज तक चल रहा है। तमिल का एक ही रूप सभी जगह बोला जाता है। इसकी उपभाषाएं नहीं हैं। तिरुचिरापल्ली से मद्रास अर्थात चेन्नई आ गए। यहाँ हिंदी साहित्य में गति का परिचय मिलता है। यहाँ की हिंदी प्रचार सभाएं दक्षिण में हिंदी को प्रमुख विद्यापीठ का रूप प्रदान कर रही है। यहाँ से हिंदी के कई सौ अध्यापिकाएं प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण कर दक्षिण की अनेक शालाओं तथा विश्वविद्यालय के कॉलेजों में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। महात्मा जी ने यह मद्रास में हिंदी प्राचार्य की नींव रखी। तब ऋषिकेश जी के साथ साथ रघुवर दयाल जी, जो यहाँ के हिंदी प्रेमी जन हैं, वे भी सभा में पहुँचे। तब से आज तक वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का अंग मानकर इस सभा में कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में कई अहिंदी भाषी सज्जन हिंदी की बड़ी सेवा कर रहे हैं। मद्रास में अडयार पुस्तकालय काफ़ी संपन्न। यहाँ जग प्रसिद्ध वट वृक्ष दर्शनीय है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 200 फुट और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 205 फुट है। इसके नीचे एनी बिसेंट
ने थियोसोफिकल सोसाइटी की अनेक महत्वपूर्ण सभाएं की। सहस्त्रों दर्शकों का यह विश्राम स्थल बना हुआ है। मद्रास का समुद्र तट बहुत सुंदर है। शाम को मेला सा लग जाता है। सैलानियों को रात के 8 बजे तक मद्रास के रेडियो स्टेशन का भोपू कार्यक्रम सुनाता रहता है। जिन्होंने बम्बई की चौपाटी देखी होगी उन्हें मद्रास के समुद्र के दृश्य के में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। उधर पाश्चात्य तड़क भड़क और वैभव के नज़ारे हैं, इधर भारतीय सादगी रेत पर लौटती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने दक्षिण भारत की झलक देखी। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी।